बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी कमेंट्स के ज़रिए शामिल करेंगे। गुज़िश्ता कई रोज़ से TV चैनल्स पर, अखबारात पर और सोशल मीडिया पर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर राहील शरीफ के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और मैं ये भी कहूँगा कि सोशल मीडिया पर राहील शरीफ साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। खबर ये थी कि साबिक़ आर्मी चीफ को 90 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है, जो कि उनका प्रेरोगेटिव था। साबिक़ आर्मी चीफ का इस्तेहकाक था, उनका हक था ये ज़मीन। और राहील शरीफ साहब पहले जर्नैल नहीं, उनसे कबल जितने जर्नैल गुजरे उनको भी ज़मीन अलॉट की गई। अब बात ये की जा रही थी कि जो पहले जर्नैल गुजरे उनसे, उनको फार ऑफ एरियाज़ में ज़मीन अलॉट की गई, जबकि राहील शरीफ साहब को बेदियाँ रोड पर, जो कि लाहौर में एक जगह है जहाँ पर लोग फार्म हाउसेस बना रहे हैं, गेस्ट हाउसेस बना रहे हैं, प्राइम लोकेशन पर उनको 90 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है। बहुत सी बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, अखबारात पे, कि आर्मी चीफ को इतनी ज़मीन आखिर अलॉट करने की वजह क्या बनी, और इसकी जो कीमत बताई जा रही है वो 1 अरब 30 करोड़ रुपए है। तो काफ़ी हलकों में राहील शरीफ साहब को निशाना तनकीद भी बनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि कोई भी साबिक़ आर्मी चीफ रिटायरमेंट के 2 साल के पीरियड के दौरान मीडिया को फेस नहीं कर सकता और मंजर आम पर नहीं आ सकता। शायद उनकी खामोशी का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो उनके करीबी ज़राए की तरफ से इतलात मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक ये कहा गया कि पहली बात तो ये इनकरेक्ट है कि ये ज़मीन बेदियाँ रोड पर कायम है, जबकि ये ज़मीन वर्किंग बाउंड्री से 2 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ पर ना बिजली है ना पानी है। और ये भी कहा गया कि राहील शरीफ साहब ने किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, किसी को नहीं कहा कि उनको इतनी ज़मीन अलॉट की जाए। जो लोग बातें कर रहे हैं और जो खबर हमारे तक पहुंची वो ये कि 50 एकड़ ज़मीन उन्हें 4 स्टार जनरल होने की वजह से मिली, जबकि 40 एकड़, जो उसके 50 के ऊपर 40 एकड़ थी, वो उन्हें आर्मी चीफ होने की वजह से मिली। अब बात ये थी कि बहुत से जो दफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं उनके इंटरव्यूज़ भी किए अखबारात ने और उनका मौक़िफ़ भी सामने आया। जो हसन अस्करी साहब हैं, PhD भी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और उनके कॉलम जो हैं डिफेंस से मुतल्लिक वो भी आप सब पढ़ते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसमें कोई बात अनयूजुअल नहीं, कोई बात गैर कानूनी नहीं, कोई चीज़ गैर आइनी नहीं। ये ज़मीन उनका प्रेरोगेटिव था, उनका इस्तेहकाक था, जो उनको मिलनी ही थी। अस्सलाम वालेकुम। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया निगार अहमद कुरैशी साहब। अपना प्रोग्राम HQ करते हैं न्यू टेलीविज़न पर, उनकी राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? आपकी आवाज़ नहीं जी। अहमद कुरैशी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अहमद कुरैशी साहब, ये अखबारात में, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया पर बिलखसूस राहील शरीफ साहब से मुतल्लिक जो तमाम खबरें चल रही हैं, जो एक किस्म का प्रोपेगेंडा है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? मेरे नज़र में तो ये प्योर टारगेटेड कैरेक्टर असैसिनेशन चल रही है इस वक्त जनरल राहील शरीफ की। अच्छा। और बड़ी डिलिबरेट तरीके से और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जनरल राहील शरीफ की जो अच्छी इमेज और उनकी अच्छी रेपुटेशन जो उन्होंने 3 साल में बनाई, उसको बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और बड़े तरीके से की गई है। बहुत तरीके से फेक कुछ शुरू में खबरें आई, आपको याद होगा वो जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, सबसे पहले आई थी, उस पर हमारे मीडिया ने फोकस नहीं किया था, लेकिन एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहां पे कहा गया था कि जनरल राहील शरीफ ने इंडिया पे या इसराइल पे हमला करने की न्यूक्लियर कुछ वो की है। जी। और पहले वो एक खबर आई थी, उस पर ज्यादा तवज्जो दी नहीं गई थी क्योंकि वो उस वक्त अभी आर्मी चीफ थे। और जैसे वो रिटायर्ड हुए हैं, पहला एक बहाना बना वो इस्लामी अस्करी इत्तेहाद, पहले उसको बहाना बनाया गया, उसको इस्तेमाल करते हुए और गलत इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पहले उनको टारगेट बनाया गया, जनरल राहील शरीफ को। फिर जब वो मामला खत्म हो गया तो कुछ और ढूंढना था, फिर उन्होंने एक कोई अननोन उर्दू अखबार की कोई क्लिप इस्तेमाल करते हुए ये जमीन वाला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और ये इतना फैल गया। और आप अभी देखेंगे कि ये मसला खत्म होगा, इसके बाद और भी कुछ आएगा। इसकी वजह है क्यों जनरल राहील शरीफ को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए की जा रहा है कि आपको पता है कि उन्होंने स्टैंड लिया था बहुत सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट के सामने, नंबर 1। तो गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ लोग हैं जो जनरल राहील शरीफ से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी कि इतने पॉपुलर हो गए थे और गवर्नमेंट को भी ओवरटेक कर लिया था। फिर आपको पता है कि उन्होंने कराची में ऑपरेशन करवाया तो वहां पे NQM वाले जो हैं वो भी नाराज हैं। फिर उसमें जो करप्शन थी उस पर पीपल्स पार्टी के अंदर भी काफी लोग उनसे खफा हुए थे, जिसकी वजह से सदर जरदारी साहब भी मुल्क छोड़ के चले गए थे खुद ही। जी। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने स्टैंड आंखों में आंख डाल के बात की थी उन्होंने कश्मीर पर और भारत के खिलाफ।
तो एक बड़ी जबरदस्त भारतीय लॉबी है हमारे मुल्क में। हमें तो अब तो पता चल जाना चाहिए, ये कोई सीक्रेट खुफिया बात नहीं है। जो बड़ा साइड लेते हैं भारत का और बड़ा डिफेंड कर रहे होते हैं, उनको सबको ये बात अच्छी तो नहीं लगी होगी कि एक आर्मी चीफ ऐसा आया जिसने खुल के भारत की यहाँ पे दहशतगर्दी के हवाले से बात की। फिर आपको याद होगा कि पेशावर सानिया स्कूल के बाद जो है काबुल गए थे जनरल राहिल शरीफ, और उन्होंने खुल के अफगानिस्तान के किरदार के बारे में भी बात की थी। उसके बाद आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव जो चाबहार में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था, उसको भी अरेस्ट किया जनरल राहिल शरीफ के दौर में हुआ था ये। तो उनके बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो अंदरूनी है और जो बैरूनी है वो सब बड़े इस बात से डिस्टर्ब थे कि एक आर्मी चीफ पाकिस्तान का जो इतना खुल के और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, जहां जरूरत पड़ी। आपको याद होगा कि जनरल राहिल शरीफ मेरे ख्याल में पाकिस्तान से पहले शख्स होंगे जो लंदन गए थे और उन्होंने वजीर आजम डेविड कैमरन से बड़े खुल के और पोलाइटली उनसे कहा कि आपकी सरजमीन बरतानिया की पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और वो सिर्फ एनकेएम नहीं कर रही, वो और भी कुछ जमातें हैं। उन्होंने, आपको पता है कि कुछ बलूचिस्तान से लोग गए हुए हैं वहाँ पे, लंदन में रह रहे हैं। कुछ और भी तंजीमें हैं छोटी मोटी बहुत सारी काम कर रही हैं जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं, लेकिन उनकी पनाह गाहें जो हैं, उनकी असाइलम जो है वो लंदन में है। तो खुल के तो जनरल राहिल शरीफ ने बड़े लोगों को डिस्टर्ब किया। कोई शक नहीं है कि उनके खिलाफ इस वक्त अंदरूनी लॉबीज पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी लॉबीज मुतहर्रिक है। और इस्लामी अस्करी इत्तेहाद खत्म होता है तो जमीन का इशू शुरू कर देते हैं, जमीन का इशू खत्म होगा, आप देखिएगा कि कुछ और भी चीजें लेकर आएंगे जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ। जी अच्छा, अहमद कुरैशी साहब, जनरल राहिल शरीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत उन्होंने पूरी की, कोई एक्सटेंशन उन्होंने तलब नहीं की और अपने वक्त पर वो रिटायर हुए, और यकीनन एक फेवरेट आर्मी चीफ थे। पाकिस्तानियों के दिल में उनके लिए किस कदर मोहब्बत थी आप भी इससे वाकिफ हैं। अब जो मीडिया में जो गलत स्टोरीज पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा थी, 1 अरब 30 करोड़ थी, और ये बेदियां रोड पर मुकीम थी, टीवी चैनल्स पे भी इनको रिफ्यूट किया गया। और ये तो सरासर झूठ है। आपको पता है कि फैक्ट जो है वो इसकी मेरे ख्याल में 25 लाख जी 28 लाख की कोई कीमत है इसकी, और कोई ऐसी खास जमीन नहीं है, ना यहाँ पे कोई हाउसिंग स्कीम बन सकती है, ना यहाँ पे कोई वो, ये एक जरी जमीन है और ये रूल और रेगुलेशन के मुताबिक, और इसको इसको कनेक्ट किया गया कि वो दिसंबर 2014 में धरनों के बाद दिया गया, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने कोई रिश्वत दी हो। और ये यानी, और हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप पहले भी देखें जो जिनको जमीनें मिली हैं तो वो किसी न किसी टाइम पे दी गई हैं। आप उस टाइम पे कोई वाकया हुआ होगा, आप उससे कनेक्ट कर दें कि नहीं इसलिए दी है, तो ये तो, और ये रूल और रेगुलेशन के मुताबिक है और सबको मिली है। और मैं आपको बताऊं, ये सिविलियन जो सीनियर ऑफिशियल, सिविलियन या मिलिट्री, दोनों को मिलती हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट से हो, चाहे वो जुडिशरी से हो, चाहे वो मिलिट्री से हो। ये रूल और रेगुलेशन है, इस पे हम बहस कर सकते हैं कि क्यों है और क्यों नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल वो चीज है। इसमें यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे आप कहें कि कोई करप्शन का आंसर है या उनको कोई बहुत ज्यादा पैसा मिल गया हो, जैसे कि अभी वो कहा गया कि वो इतने अरब की और इतने अरब की और आखिर में वो कुछ उसकी कोई वैल्यू नहीं है सच। तो ये तो पता चल रहा है, वाज़ेह है कि ये टारगेटेड जनरल राहिल शरीफ, क्योंकि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत के अंदर जो है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको बहुत सारे लोगों के नाम लिए जो पॉसिबल पोटेंशियल वो लोग हो सकते हैं जो कैंपेन के पीछे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तहरीक इंसाफ के भी हमारे कुछ दोस्त, वो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और उनका गुस्सा ये है कि जनरल राहिल शरीफ ने जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई नहीं, उनको ये अफसोस है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही, यानी, और ये सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कर रहे, कुछ हमारे दोस्त हैं तहरीक इंसाफ में जो इस तरह करें, और मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत यानी वो है। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स को हमें पॉलिटिक्स के हद तक ही रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में सारी, मैं तो बल्कि डिस्कस भी कर रहा था अपने हमारे दोस्तों से तहरीक इंसाफ में, उससे कैसे देखो कुछ चीजें सियासत में सियासी लीडरान से भी गलतियां होती हैं जो आप, यानी अगर उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरी फर्ज करें और आपकी सियासी जमात कोशिश कर रही थी, तो इसमें राहिल शरीफ की क्या जिम्मेदारी थी या उसका क्या कसूर है? ये तो अगर नहीं हो सका उस वक्त ये आपका ऑब्जेक्टिव पूरा, तो इसमें आप देखें ना कि आपकी अपनी सियासी हिकमत अमली में क्या खामी थी, जो आप ये टारगेट, अगर था आपका टारगेट सियासी जमात का, तो आप अचीव, लेकिन आप उसका मलबा डाल दें राहिल शरीफ पे कि उसने जमीन ली है तो इसलिए उसने एक्शन नहीं लिया नवाज शरीफ के खिलाफ।
या इस तरह किया तो ये गलत है। तो मेरे ख्याल में बड़ी बहुत ही गंदी और बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स जनरल राहील शरीफ के साथ खेली जा रही है। और मेरे ख्याल में हमारे जो अस्करी इदारा है उनको इसका बड़ा सीरियस इस पे तो वो ले तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है वो, लेकिन ये बड़ी सीरियस चीज है कि अगर आइंदा आग चल के और अगर कोई हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आएंगे या फौज के जो आंखों में आग डाल के दुश्मन से बात करेंगे अगली मरतबा, तो वो भी 10 दफा आप सोचेंगे कि ये ना हो कि हम रिटायरमेंट के बाद हमारे साथ भी ये सलूक हो। जी, बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात थी। राहील शरीफ साहब तो मीडिया पर नहीं आ सकते, मगर कोई शट अप कॉल ऐसे लोगों को आपको क्या लगता है दी जाएगी जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? पता नहीं, अब ये तो उनके इदारे जो मिलिट्री है उनको देना तो चाहिए जी। और कैसे देते, मेरे ख्याल में ये तो गवर्नमेंट का काम है। मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो ये सब चीजें देख रही है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चाहिए और वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि ये क्यों डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और क्यों मिलिट्री का जो आप देखिए ना कि जो हमारे जवान है फौज के अंदर, और जब ये इस तरह का डिसइंफॉर्मेशन वो देखेंगे मीडिया के अंदर तो उन पे क्या गुजरेगी कि हम जो है इतने महाजों पे खड़े हुए हैं और क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है कि हमारे जो कमांडर्स हैं वो जमीनें ले रहे हैं और ये इस तरह रिश्वतें ले रहे हैं, ऐसा हुआ है? ये तो बड़ी बहुत जबरदस्त यानी खलफशात फैलाने वाली बात है और बदजनी फैलाने वाली बात है फौज के अंदर भी। तो मेरे ख्याल में इस पे स्टैंड लेना चाहिए। आई एम श्योर कि इस पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम को दिया। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सीनियर तज्जिया निगार एंकर पर्सन @Q, अपना प्रोग्राम भी करते हैं न्यू टेलीविज़न पर। उनका कहना था कि जो ज़मीन की बात की जा रही है इस वक्त अखबारात में कि इसकी कीमत 1 अरब 30 लाख रुपया थी, ऐसा नहीं, 20-25 से या 25 से 30 लाख रुपया इस ज़मीन की कीमत थी। और डर्टी पॉलिटिक्स राहील शरीफ साहब को हदफ तनकीद बनाकर की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की तरफ से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी। तो ये हुकूमत का काम है कि ऐसे लोगों पे, ये जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं, जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, उनके ख़िलाफ़ एक्शन अब लिया जाए। और ऐसे एक प्रेस्टीजियस आदमी को जिसने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी की, वतन को सर्व किया और एक्सटेंशन लिए बग़ैर रिटायर हो गया, और उसके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं। अब चलते हैं, आज पैमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, तमाम मीडिया को चेक करती है, उसने बैन लगा दिया है आमिर लियाकत हुसैन पे, जो बोल टेलीविज़न पर अपना प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा किया करते थे। अपने प्रोग्राम में उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ और नामवर सहाफ़ियों को निशाना तनकीद बनाया। उन्होंने जियो टेलीविज़न को नीला पीला चैनल कहा और हामिद मीर को रुल गए बाबा, शाहजेब खानज़ादा को गूगल बाबा, नजम सेठी को चिड़ी बाबा और मुख्तलिफ सहाफ़ियों को उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए और उनकी करप्शन थी या नहीं थी मगर उसको भी वो बेनकाब करते रहे। उन्होंने इम्तियाज़ आलम साहब के ख़िलाफ़ भी एक बड़ा हैवी प्रोग्राम किया और कहा कि ये भारत में जाके किस किस जगह पर शराब पीते हैं, कौन सी लड़कियों के साथ रहते हैं, तमाम तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, मैं मंजर आम पर भी ले आऊँगा। अब पैमरा ने उनको बैन कर दिया है और वो किसी भी इश्तिहार में किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। जो नोटिस पैमरा ने जारी किया है वो इस वक्त आप अपने लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पैमरा के मुताबिक अब आमिर लियाकत हुसैन पर बैन है, वो टेलीविज़न का, वो अखबारात का, वो तज्जियों का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ये थी आज की खबर। और जो कल हमने अपने प्रोग्राम में एक खबर शामिल की कि डेली टाइम्स अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जब स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में मौजूद थे तो उनको ख़िताब करने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि उन पर करप्शन के चार्जेस थे और नवाज शरीफ साहब को कोई बुलाया नहीं गया था, उनको कोई इनविटेशन नहीं दिया गया था। वो खुद ही चले गए, 5 स्टार होटल्स में स्टे करते रहे कौम के पैसों से, पाकिस्तानियों के पैसों से, और सिर्फ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करके मायूसी के आलम में उन्होंने अपना रुख लंदन की तरफ किया और वो वहाँ से वापस आ गए। आज इसकी भी तरदीद सामने आई है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तरफ से जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये लेटर भी लिखा है द डेली टाइम्स को भी कि हमने नवाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता तौर पर इनवाइट किया था और वो यहाँ पर ख़िताब करते रहे, हम मनसबों से भी मिलते रहे। उन्होंने श्रीलंकन हम मनसब से भी गुफ्तगू की और अपना ख़िताब भी किया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, जो इस तरह की तमाम खबरें थी वो उन्होंने आज रिफ्यूट की हैं। ये थी आज की अहम खबरें। हमने अपने प्रोग्राम में अहमद कुरैशी साहब की राय को भी शामिल किया। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। फिल वक्त रुखसान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।